नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई चल रही है। जनहित के मुद्दों पर आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष के विधायकों ने कही है जनहित के मुद्दे उठाने की बात, जहां सदन में भर्ती घोटाला, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का मुद्दा गूंज रहा है। आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। विधानसभा के सत्र की कार्रवाई दूसरे दिन की शुरू हो गई है। जनहित के मुद्दों पर आज भी हंगामे के आसार हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार जिस तरह से नियम 58 के तहत कल हमने प्रश्न लिए थे, उस पर कल सुनवाई नहीं हुई। कदाचित कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उस पर चर्चा होनी चाहिए थे। आज हम पूरी तैयारी के साथ हैं और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। नौजवानों के, युवाओं के भविष्य की ये भविष्य का सवाल है। तो निश्चित रूप से चाहे भर्ती घोटाले हों, चाहे अन्य संस्थाओं में घोटाले हों, इसका हिसाब जनता भी चाहती है, युवा भी चाहते हैं और हम भी इसका सवालों का जवाब सदन में मांगेंगे सरकार से। ऐसा है कि सदन में हम आज जो है बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक 310 में ला रहे हैं स्थगन, उस पर चर्चा होनी है सरकार से, क्योंकि मांग रहेगी। क्योंकि बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में जब से बना है बेहिसाब बढ़ती जा रही है और उसी के कारण उत्तराखंड में पहाड़ से नीचे पलायन होता जा रहा है। आज हमारे पहाड़ के बच्चे 4-4, 5-5 हज़ार की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर, जबकि पर्यटक स्थल है यहाँ। अगर इसको विकसित किया जाए तो हमारे यहाँ रोजगार के बहुत साधन उपलब्ध हो सकते हैं। लगातार पिछले 8 सालों से सवाल लगा रही हूँ, लेकिन अभी भी कल भी माननीय मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज बनना संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि दोहरी नीति अपनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कोटद्वार में 2 मेडिकल कॉलेज सरकार खोल रही है, इसी तरह से इनकी मंशा नहीं है कि हरिद्वार में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएँ। जो अगर मेडिकल कॉलेज भगवानपुर में बन जाता तो निश्चित रूप से कोरोना काल में उससे काफ़ी मदद प्रदेश की, और क्योंकि प्रदेश इसलिए कह रही हूँ कि यूपी से लगता हुआ हमारा प्रदेश है। यूपी के बहुत सारे गांव आसपास के पड़ते हैं, उन लोगों को भी निश्चित रूप से इस मेडिकल कॉलेज का लाभ है। और इस सत्र से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज ही खत्म हो सकता है विधानसभा का सत्र। 5 दिन की बजाय अब 2 दिन में ही खत्म हो सकता है सत्र। आज शाम को ही खत्म किया जा सकता है सत्र, विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसका आज दूसरा दिन है। और खबर बड़ी ये कि 5 दिन की बजाय 2 दिन में ही ये सत्र खत्म किया जा सकता है। महिला आरक्षण विधेयक और अनुपूरक बजट पारित कर खत्म हो सकता है सत्र। और चलिए आप ज्यादा जानकारी सीधा ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत जी बताएं कि आखिर क्या वजह है 5 दिन के सत्र को 2 दिन में क्यों समेटा जा रहा है? देखिए अनु, तैयारी तो पूरे 5 दिन की सरकार ने की थी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो बता रहे हैं कि सरकार के पास बिजनेस नहीं है और सरकार इस पूरे 5 दिन के सत्र को 2 दिन में समेटकर यहाँ से आज इसकी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की एक घोषणा करवाने की एक योजना बना ली है। क्योंकि कल भी जब शाम के समय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों के मेंबर उसमें थे, बसपा के भी और कांग्रेस और भाजपा भी, तो तब वहाँ भी ये मामला उठा था कि भाई इतनी जल्दी सत्र समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, चूँकि पब्लिक के मुद्दे होते हैं, क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, तो सत्र को लंबा चलाया जाना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन आज सूत्रों से एक जानकारी मिल रही है कि आज शाम के समय जैसे ही आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक पास होगा और इसके बाद सप्लीमेंट्री बजट को पारित कर दिया जाएगा, तो ध्वनिमत से दोनों विधेयकों के पास होने के बाद तो इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और शाम को ये सत्र समाप्त हो जाएगा। 5 दिन की तैयारी के साथ सभी विधायक आए थे। विधायकों का कहना है कि सरकार सत्र चलाने से बचना चाहती है। विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि सरकार चाहती है कि बहुत सूक्ष्म अवधि का एक सत्र चलाकर विपक्ष के आरोपों से, जनता की समस्याओं से, जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, यहाँ पर जो बहस होनी है, विशेषाधिकार हनन के मामले हैं, नियम 58 में तमाम जो लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है विधायकों ने, उन पर किसी तरह की कोई सुनवाई ना हो। तो इसीलिए आज इस सत्र के खत्म होने की पूरी संभावना है। और पूरी संभावना ही नहीं कि सूत्र तो पूरा दावा कर रहे हैं कि आज ये सत्र खत्म हो जाएगा। जी अनु।
जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, इस पर सवाल जरूर देखना होगा कि क्या उठाते हैं विपक्ष के विधायक की किस तरह से 5 दिन के सत्र को 2 दिन में ही खत्म किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे आपसे जानकारी जरूर लेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच आपको दे देते हैं देहरादून से ही, जहां सदन में आंगनबाड़ी केंद्रों का मुद्दा उठा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार की गुणवत्ता का मुद्दा उठा है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने मामला उठाया है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसका जवाब भी दिया है। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप ही पौष्टिक आहार मिलता है, ये जवाब दिया है रेखा आर्य ने। और चलिए अब सीधा इसकी जानकारी हमारे संवाददाता पंकज राणा से ले लेते हैं। पंकज, बताएं कि ये जो अब जवाब दिया गया रेखा आर्य की तरफ से, क्या ये संतुष्ट हो गई उससे विधायक जवाब से, और इस वक्त क्या चल रहा है कार्रवाई में? देखिए, कई विभागों के सवाल आज लगाए गए थे, इसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी और अगर खाद्य नागरिक आपूर्ति की बात करें तो इनसे संबंधित आज सवाल लगाए गए हैं। और ये रेखा आर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास ये विभाग हैं, उन्होंने इनके जवाब दिए हैं। हालांकि जो जवाब दिए गए हैं उससे जो विपक्ष के विधायक थे वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जो ममता राकेश है उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के मामले को लेकर ये सवाल लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसमें कई तरह की खामियाँ हैं। हालांकि उसमें जाँच की बात कही है कि जो CDO होते हैं उनके माध्यम से जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार दिए जाते हैं उनकी जांच की जाती है, उसके बाद ही उन्हें आगे वितरित किया जाता है। लेकिन अभी भी जांच की बात इसमें कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, आज विधानसभा अध्यक्ष काफ़ी नाराज विधायकों से नजर आई। उन्होंने विधायकों को ये हिदायत दी है और निर्देश भी दिए हैं कि विधानसभा सदन की कार्यवाही के भीतर कोई भी विधायक मोबाइल लेकर नहीं बैठेगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि कुछ विधायक कल सत्र की कार्यवाही में मोबाइल लेकर मोबाइल का संचालन कर रहे थे, मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और ये कहा है कि कोई भी विधायक सदन की कार्रवाई के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विधानसभा के अंदर गैरसैंण का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष के विधायक लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के बाद इस सरकार ने एक भी बार गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत नहीं किया गया है, जो एक गैरसैंण की जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा है। तो ये मुद्दा अभी विधानसभा के अंदर गूंज रहा है। विपक्ष के विधायक लगातार मांग कर रहे हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब राज्य आंदोलन हुआ था उस वक्त गैरसैंण को यह कहा गया था कि गैरसैंण की जो राजधानी होगी वो ग्रीष्मकालीन हो के बजाय स्थायी राजधानी गैरसैंण को ही घोषित किया जाए। तो इस तरह का मुद्दा अंदर चल रहा है। इससे संबंधित तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार गैरसैंण को लेकर एक स्थायी और ठोस नीति तैयार करे ताकि जनभावनाओं का सम्मान किया जा सके। जो चाहे सत्र चल रहा हो या फिर सड़कों पर विधायक हो, नेता हो, हर कोई ये मांग, और ये देखिए विडंबना ये है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये मुद्दा हमेशा ज्वलंत रहता है, लेकिन फिर भी आरोप लगता है कि कोई भी पार्टी, कोई सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती। पंकज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। सांसद तीरथ सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे हैं। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है। गैरसैंण के अंदर सत्र ना कराने पर तीरथ सिंह रावत ने इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इस बार सत्र गैरसैंण में ही करवाया जाएगा। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से हमने बनाई है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो स्वाभाविक है कि ग्रीष्मकालीन में निश्चित है कि वहाँ सत्र चलेगा। इस समय शीतकालीन सत्र देहरादून में आउट है तो कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ये अनुपूरक बजट होता है, इसमें लंबा नहीं चलता है, तो वो देहरादून में। और मैंने कहा कि अपनी पार्टी ने तो उसको ग्रीष्मकालीन बनाए तो ग्रीष्मकालीन में वहाँ सत्र चलेगा। और शीतकालीन सत्र से ही जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको दे दें, जहां शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के पटल पर कल महिला आरक्षण बिल भी रखा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह आश्वासन दिया है कि जो भी महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाया जाना चाहिए वो ये सरकार जरूर उठाएगी। राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्षों की बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए
जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, SLP हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने क्योंकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आएंगे। वहीं महिला आरक्षण बिल पर केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। ये उत्तराखंड राज्य महिलाओं की अस्मिता पे बना है। मुजफ्फरनगर कांड की अगर आप लोगों को याद होगी, तो अगर मुजफ्फरनगर कांड नहीं होता और हमारी महिलाएं संघर्ष नहीं करती तो शायद ही उत्तराखंड राज्य मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब पहले भी जो है आरक्षण दिया गया और इस समय भी आरक्षण से हमारी महिलाओं के आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। और आज मैं देखती हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं बहुत आगे हैं। घर आंगन जंगल से भी बाहर निकलकर पंचायतों से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आज काम कर रही हैं और बहुत स्वच्छंद रूप से वो अपना जीवन यापन भी कर रही हैं। आर्थिक आधार पे भी मजबूत होने का जो है वो प्रयास है। सदन के पटल पर कल महिला आरक्षण बिल रखा गया था। अभी तक तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सरकार ने महिला आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की थी, मगर सरकार ने पहले तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीती और अब इस पर कानून बनाने के लिए सदन में विधेयक भी रखा है। देखिए, इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे थे और निश्चित रूप से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये सपना था और उन्हीं की ये देन थी कि महिलाओं को राजनीति में लाएं या नौकरियों में आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का बिल ये लाए हैं, उन्होंने पास किया है। निश्चित रूप से यदि इस पर जिस तरह से अभी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों को रोका जा रहे हैं, इसे निश्चित रूप से अच्छी पहल महिलाओं के लिए है, लेकिन इसका पूरा लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिलना चाहिए। स्वागत योग्य है। हमने इस महिला क्षैतिज आरक्षण के लिए लगातार आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार मैंने इस सवाल को उठाया। आखिरकार सरकार की चूक की वजह से, सरकार की गलत लचर पैरवी की वजह से माननीय उच्च न्यायालय में इसको स्थगित करना पड़ा। पैरवी नहीं हो पाई और हमने दबाव भी बनाया सरकार पर कि क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। तो आज दबाव कहिए या युवाओं की भावनाएं कहिए, आज यह महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक सदन में आ रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कैंथुरा ने। प्रतिशत आरक्षण को लेकर लगातार लंबे समय से बात भी चल रही थी, अब सदन के पटल पर रख दिया है विधेयक, किस तरीके से आप देखें? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो कि खास तौर पे उत्तराखंड की जो हमारी मूल महिलाएं हैं उनको 30% क्षैतिज आरक्षण उनको मिल सके, इसके लिए विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया है। निश्चित रूप से उस पर चर्चा की जाएगी। यह सरकार का जो है महिलाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है, वह दिखाता है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं इसे 30% आरक्षण को प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से आर्थिक आत्मनिर्भर स्वनिर्णय करने की क्षमता में जो है वो सशक्त होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरी दूरदर्शिता के साथ में और बहुत ही अच्छे निर्णय को त्वरित तरीके से जो है विधानसभा में रखते हुए उसको कानूनी रूप जो है वो देने का काम किया है। मैं हृदय की गहराइयों से धामी जी को बहुत बधाई दूंगा। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर था कि अच्छी पैरवी सरकार की नहीं हो पाई। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सरकार की अच्छी पैरवी नहीं हो पाई है, लेकिन चूँकि हाईकोर्ट में बहुत सारी चीज़ें रहती है और बहुत सारे टेक्निकल उसमें विषय रहते हैं, उसके बावजूद भी यदि सरकार की अच्छी पैरवी नहीं होती, सरकार की मंशा नहीं होती, तो हम विधानसभा के पटल में जो है वो नहीं रखते। मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से विधानसभा के पटल में कार्यसूची के अतिरिक्त भी विषय रखा गया है, यही बताता है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का समय रहते हुए जो सरकार बेहतरीन निर्णय कर सकती है वो सरकार ने करके दिखाया है। मंत्री रेखा आर्य का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा थी कि जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिल सके और यही वजह है कि सदन के पटल पर अब इस विधेयक को रखा गया है और कानूनी रूप इसे दिया जाएगा ताकि महिलाओं को ये आरक्षण समय पर मिल सके। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक भी रखा गया है।
सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सज़ा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर बड़कोट से देते, जहां आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं दिव्यांग छात्र। सरकार की तरफ से अनुदान राशि न मिलने पर नाराजगी जताई जा रही है। पिछले 1.5 साल से स्कूल को नहीं मिल रही है सरकारी सहायता और इसी को लेकर दिव्यांग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़कोट में आज एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन। सरकार की तरफ से राशि न मिलने पर दिव्यांग छात्र नाराज हैं। उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से स्कूल को सहायता राशि नहीं मिली है। ऐसे में बहुत मुश्किल है इनका चलना और दिव्यांग छात्रों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर से ये सड़कों पर उतरे। प्रशासन अभी तक भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और बच्चों की स्थिति ऐसी होगी, धूप में रहकर बच्चों को स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जिसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि शासन प्रशासन को इस बात को समझ नहीं रहा कि इन बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। तो जब तक मुझे अनुदान नहीं स्वीकृत होता तब तक तो मैं यहीं बैठी हूँ। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया है और इस संगठन पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का कहना है कि ये संगठन बनाने वाले नेता जब विधायक रहे तब तक उन्होंने पहाड़ के विकास को याद नहीं किया। उधर भाजपा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का कहना है कि पूर्व विधायकों के संगठन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। जब विधायक रहे तब पेंशन ली, तब तनख्वाह ली, हट गए तो सैलरी पेंशन ले रहे हैं। ये गरीब राज्य है। 70,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य के ऊपर है। 70,000 करोड़ के कर्जे का 7,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज देना पड़ता है सरकार को। लगभग 600 करोड़ रुपए महीने का ब्याज ये सरकार भुगतती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं हमारी सुविधाएं बढ़ा दो, हमारी पेंशन डबल कर दो। अरे भाई, ऐसे कौन से मील चला रहे हो जिसके लिए आपको डबल पेंशन चाहिए? एक लाठी से आप सबको हाँकेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा। ये ठीक बात नहीं है। उमेश जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप जनहित की जो बात करते हैं मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आपने जो पूर्व विधायकों के संगठन पर जो जनता के काम के लिए जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेगा ये संगठन, उमेश जी, ये एक सेतु का काम करेगा और ये सभी दलों का संगठन है। आपको तो इस संगठन की सराहना करनी चाहिए थी। और अब बात ऑपरेशन क्लीन स्वीप की। औली में भारत और अमेरिका की सेना के बीच साझा सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये तस्वीरें उसी सैन्य अभ्यास की हैं, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाने की गुर सीख रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं को साझा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों देशों के जवान यहां इस सैन्य साझा अभियान में शामिल हो रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के अंतर्गत ये अभ्यास चल रहा है और ऐसे में चीन के बेहद समीप इन दो मजबूत देशों के जवान एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। इसका भी एक बड़ा संदेश है। बढ़ेंगे आगे। सर्दी के मौसम में गंगोत्री नेशनल पार्क पर कैमरा ट्रैप से अब नजर रखी जाएगी। शिकारियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने कैमरा ट्रैप लगाए हैं। दरअसल बर्फबारी के दौरान पार्क में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका रहती है, जिस वजह से वन विभाग चौकन्ना हो गया है और इस तरह के कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिससे पूरे इस नेशनल पार्क पर नजर बनाई रखी जा सके।
कॉर्बेट नेशनल पार्क में रशिया के लैंड ऑफ द लेपर्ड नेशनल पार्क से एक डेलीगेशन टीम आई है, जिसमें NTCA के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं। ये डेलीगेशन कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण कर यहां का मैनेजमेंट देखेगा। लैंड ऑफ द लेपर्ड नेशनल पार्क जो कि रशिया में है, वहाँ से एक डेलीगेशन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर है। इसके साथ साथ NTCA के भी सीनियर ऑफिसर्स और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर हैं। इस डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो प्रबंधन किया जा रहा है वन और वन्य जीवों का, उसके संबंध में जानकारी जुटाना, उसके संबंध में अध्ययन करना और किस प्रकार से इस मैनेजमेंट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह, पीयर टू पीयर लर्निंग की तरह और लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह उसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, इसके बारे में भी वो विचार करेंगे। न्यू ईयर के करीब आते ही मसूरी में प्रशासन सक्रिय हो जाता है। नए साल के मौके पर मसूरी में सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ेगी, जिसे देखते हुए अब प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। इसी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें नए साल की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।